हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो इतिहास का एनसीईआरटी का डाला जा चुका है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, सीरियल वाइज है, उसमें देख सकते हैं। ऐसे ही 2 ही वीडियो में कंप्लीट है। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में सी बनर्जी अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ और इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी फिर कहे कि नहीं, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दो, तो कर दिया गया और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 1886 वाला कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे, पहला पारसी अध्यक्ष। इसमें नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस में फिर विलय कर दिया गया था और डफरिन के ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित भी किया था। 87 वाला मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्षता किया है और इस अधिवेशन में तमिल में भाषण दिया गया था और शस्त्र अधिनियम संशोधन हुआ था। 88 वाला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूले पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना। जॉर्ज यूले को प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और ऑकलैंड के विरोध के बावजूद भी संपन्न हुआ था। पहली बार लाला लाजपत राय हिंदी में भाषण दिया था। फिर 1890 के कलकत्ता अधिवेशन फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में, इसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहली महिला स्नातक कादम्बनी गोंगली थी, वो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की थी। 1896 वाला कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी में वंदे मातरम गाया गया। 1905 के बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले में बंगाल विभाजन की आलोचना हुआ और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द को सबसे पहले कांग्रेस के मंच पर प्रथम बार प्रयोग किया था इसी अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। 1911 के कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो ये बिशन नारायण धर थे। एरम पहली बार जन गण मन गाया गया था। सरकार की कठोर नीति का विरोध हुआ था। फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ था, एरा में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता किए थे। तो नरम गरम दल जो है मिल गया, समझौता हो गया और तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया। इसमें तिरंगे झंडे को सबसे पहले कांग्रेस अपनाया था एनी बेसेंट वाला अध्यक्षता में। आगे देखिए 1920 के नागपुर अधिवेशन वीर राघवाचारी था, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अनुमोदन किया था। 1924 के बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी है, एकमात्र अधिवेशन जरा महात्मा गांधी अध्यक्षता किया है। 25 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था, एम अंसारी किया था और ये साइमन कमीशन के बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। एरा में पूर्ण स्वाधीनता की मांग भी रखाया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किया था। एवं पूर्ण स्वराज की मांग हुआ और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया गया। 1931 के कराची अधिवेशन हुआ, इसमें पटेल अध्यक्षता किया था। मूल अधिकार का प्रस्ताव और गांधी इरविन समझौता, ये दोनों का अनुमोदन मिल गया। 1936 के लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू किया था अध्यक्षता। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था कि समाजवाद के जरिए हम इंडिया की समस्या को खत्म कर सकते हैं। 36 वाला लखनऊ अधिवेशन में याद रखिएगा। फिर 37 के फैजपुर अधिवेशन भी नेहरू किया था अध्यक्षता, ये गांव में पहले बार संपन्न हुआ था। 38 के हरिपुरा वाला ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किया है और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? नेहरू। बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को लागू करने के लिए वकालत किया गया था। बताइए, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि। अच्छा, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन हुआ, तेरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता कर रहे थे और फिर 40 के बाद डायरेक्ट 46 में अधिवेशन हुआ, इसीलिए 6 साल तक के लगातार ये अध्यक्ष पद पर रहे थे। 1946 में फिर मेरठ में अधिवेशन हुआ तो जेबी कृपलानी, और इसके आज़ादी के समय यही अध्यक्ष रहे थे। आगे देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका स्थापना 1885 में बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग तीनों मिल करके किया था। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो इसमें अब क्रांतिकारी आंदोलन देख लीजिए इंडिया में। तो 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। पी मित्रा यानी प्रथम नाथ मित्रा, तो ये अनुशीलन समिति के संस्थापक हैं। अरविंद घोष, तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल, तो ये गोरखपुर जेल में इसको फांसी दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया है। हिंदुस्तान एचआरए की स्थापना 1924 में हुआ है और कहाँ हुआ था स्थापना? तो कानपुर में। और फिर आगे चल के यही पार्टी बनता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन बन जाता है, HRSA हो जाता है। ब्रिटिश सरकार काकोरी कांड में सबसे पहले फांसी पर चढ़ा दिया गया रामप्रसाद बिस्मिल को। फिर काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा HRSA, देखिए बोले थे ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुआ था और HRA हुआ था कानपुर में। हाँ देखिए, ऊपर अभी पढ़े थे। फिर मित्र मेला संघ की स्थापना BD सावरकर। मदन मोहन मालवीय, तो लखनऊ समझौता का विरोध किया था ये।
बीना दास तो ये दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाया था। सोचिए, उपाधि ले रहा है और अंग्रेज को मारना चाहता था, इसलिए अंग्रेज लूट रहा था ना यार, तो इसको मारेगा। बीना दास महिला थी, सोचिए। फिर आगे देखिए सूर्यसेन, ये चटगांव शस्त्रागार पर धावा का आयोजित किया था। अशफाकुल्ला खां, ये मतलब स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम है। खुदीराम बोस, तो ये सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी हैं। ये वो देख लीजिए लास्ट वाला कि जिया तरंग आंदोलन को रानी गौडीनिल्लू ने आरंभ किया था। यहाँ जिया तरंग आंदोलन हुआ था नागालैंड में, तो ये गौडीनिल्लू किया था और ये ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था, बर्रा डकैती वाला। पीटी सावरकर, तो ये अभिनव भारत का गठन किया है। चितरंजन दास, तो ये अलीपुर मामला में अरविंद घोष का बचाव किया था। जतेंद्र नाथ मुखर्जी, तो युगांतर पार्टी के नेतृत्व किया था ये। वारेंद्र घोष, तो ये बंगाल में क्रियाकलापों के अनुशीलन समिति नामक एक गुप्तचर क्रांतिकारी संगठन का जन्म दिया था। जतिन दास बंदी बनाए गए थे, तो लाहौर षड्यंत्र में बनाए गए थे। जतिन दास, यह जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुआ था, भूख हड़ताल में हो गया था इसका मृत्यु। क्रांतिकारी अब संगठन कुछ देख लीजिए। मित्र मेला की स्थापना 1903 में बीडी सावरकर और गणेश सावरकर। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में पी मित्रा और पुलिन दास, यानी दोनों 1904 में। अभिनव भारत भी देखिए 1904 में बीडी सावरकर। अनुशीलन समिति 7 में बारेंद्र घोष और पी मित्रा, यानी प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सत्यचंद्र बोस, ये सब है। युगांतर अंजुमाने मुहिब्बने वतन के 1907 में स्थापना, बीडी वीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह। एचआरए की स्थापना 1924 में सचिन सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। नौजवान सभा के 26 में भगत सिंह। एसआरए तो ये हो जाएगा 1928 में चंद्रशेखर आजाद। अब यहाँ देख लीजिए भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधि हुआ था, इंडिया के बाहर भी, जैसे लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। भिकाजी रुस्तम कामा, ये सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराई थी जर्मनी में, याद रखिएगा। भारतीय क्रांति की माँ भिकाजी रुस्तम कामा को मानते हैं। अफगानिस्तान में स्थानीय सरकार कौन बनाया था, तो ये महेंद्र प्रताप बनाया था पहला विश्व युद्ध के दौरान। सरकार उधम सिंह किसको गोली मारा था, तो पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर को 1940 में गोली मार दिया था। लंदन में तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया है। मदन लाल ढींगरा, करजन वायली के हत्याकांड 1909 से संबंधित है। सैन फ्रांसिस्को, तो गद्दार पार्टी लाला हरदयाल बनाया था 1913 में। कामागाटा मारू प्रकरण, तो कनाडा से रिलेटेड है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया है। अब विदेश में क्रांतिकारी संगठन जो बना था, जैसे होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 7 में तारकनाथ दास। गद्दार पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकन्ना, ये सब है। हिंद एसोसिएशन 1913 में सोहन सिंह भाकन्ना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो राजा महेंद्र प्रताप 1915 में। आज़ाद हिंद फौज 1942 में रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, तो ये भी 1942 में रास बिहारी बोस। अब यहाँ देख लीजिए क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति, अब जैसे दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर काहे लगी गिरफ्तार हुए थे, तो ये एमहर्स्ट और रैंड की हत्या में 1897 में पूना में किया था से। बीडी सावरकर, तो ये अभिनव भारत की स्थापना किया है। मित्र मेला की स्थापना किया, मित्र मेला 1899, अभिनव भारत 1904 में। पुलिन दास, तो ये ढाका में अनुशीलन समिति के संस्थापक है। पुलिन दास 1902 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा और ढींगरा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाया था लंदन में 1905 में। प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस, तो ये किंग्सफोर्ड के पर बम फेंक दिया था 1908 में। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल, तो दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकन्ना, इस सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना किया था और कामागाटा का मारू कांड से भी रिलेटेड है। रामप्रसाद बिस्मिल, तो HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में किया था। 25 नहीं 24 होगा यहाँ। अच्छा, काकोरी कांड में भी ये थे 1925 वाला में। सूर्यसेन, चटगांव शस्त्रासार 1930 में। चंद्रशेखर आजाद, तो SRA की स्थापना किया हिंदुस्तान रिपब्लिकन, दिल्ली में हुआ था, सोशलिस्ट रिपब्लिकन। भगत सिंह, तो सॉन्डर्स की हत्या किया था 1928 में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में यही। फिर पंजाब भारत नौजवान सभा की भी स्थापना 1929 में किया है। राजगुरु, तो सॉन्डर्स की हत्या में पकड़ाया था 1928 में। बुटकेश्वर दत्त, तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था 1929 में। जतीन दास, तो भूख हड़ताल में मृत्यु हुआ था 64 दिन में 1929 में। उधम सिंह, तो सर माइकल ओडायर के मतलब गोली मार के हत्या किया था।
फिर यहाँ उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी और हिंदी भाषा में गद्दर नाम के अखबार प्रकाशित किया था। आगे देख लीजिए, यानी गद्दर पत्रिका 4 भाषा में आया था, ये पूछ सकता है, गुजराती में, उर्दू में, मराठी में और हिंदी में। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन देखिए, तो इसमें है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय में, तो करजन में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब, 16 अक्टूबर 1905 के। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुआ, जिसमें 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन हम लोग शुरू किए। ऐतिहासिक बहिष्कार का मतलब प्रस्ताव स्वीकृत किए थे। बंगाल विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य थे, तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन देखिए 1905 में, एवं पश्चिम बंगाल एगो बनाया गया, एगो पूर्वी बंगाल, इसको अभी हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। यही तो अपना देश में बंगाल है ये। तो देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों पहले शामिल था। हिंदू जनसंख्या वाला बहुल क्षेत्र था ये। पूर्वी बंगाल और असम ये मुस्लिम जनसंख्या वाला बहुल क्षेत्र था। आगे देखिए, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसको मतलब गीत बनाए थे वंदे मातरम को। फिर बंगाल विभाजन के विरोध में नेतृत्व कौन किया था, तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व कौन किया था, हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। मद्रास में कौन किया था, तो चिदम्बरम पिल्ले। सब स्वदेशी आंदोलन अलग अलग जगह पर। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में कब स्वीकृत किया गया, तो 1905 में। इसी को तो स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। डब्ल्यू नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े हैं, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। डब्ल्यू नेविंसन पत्रकार है, याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। आगे देख लीजिए यहाँ से, 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग को विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। जब स्वदेशी आंदोलन चला रहा था ना, तो मुसलमान वर्ग नहीं साथ दे रहा था और कृषक भी नहीं। भारत की प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। करजन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का कारण यही था, इसी कारण से बंगाल विभाजन करिएगा तो करवे करेगा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। 1905 में बांग्ला पत्रिका है वो संजीवनी, तो उसके संपादक कृष्ण कुमार मित्र हैं। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया है। स्वदेशी आंदोलन के नेता दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नाम गीत की रचना कब किया था, जो 1971 में जाकर के राष्ट्रगान बन गया। फिर तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रगान बन गया, तो ये किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गोपाल कृष्ण गोखले तो 1905 के कांग्रेस अधिवेशन बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। अध्यक्षता भी यही कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसने किया था, प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। यानी पटाखा उटाखा बनाने के लिए या बम बनाने के लिए बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना। आगे देख लीजिए, कांग्रेस द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसका 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में फिर रद्द कर दिया गया। करजन द्वारा जो बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था ना उसको। स्वदेशी आंदोलन के आलोचक तथा पूर्व पाश्चात्य के बीच बेहतर संबंध के समर्थक कौन थे, टैगोर थे। स्वदेशी आंदोलन की आलोचना कर रहे थे कि काहे तुम लोग जला रहा है कपड़ा उपड़ा, इसलिए। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर तो एंड्रयू फ्रेजर था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर ये था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो ये स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक है। एक और देख लीजिए कि अरुंडेल समिति जो है इसके सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी फिर बना दिया। मुस्लिम लीग या पार्लियामेंट ऑफ सुधार देखते हैं। इसकी स्थापना जो है ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग के 1906 में। स्थापना किया किसने, आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना। फिर आगा खां को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था मुस्लिम लीग का। 1907 में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, कराची में। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की किस अधिवेशन में किया गया था, अमृतसर अधिवेशन 1908 में। इसका मतलब पृथक निर्वाचक मंडल की मांग मुस्लिम लीग किया था अमृतसर वाला 1908 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन तो प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में, दूसरा अधिवेशन 7 में कराची में और तीसरा अधिवेशन 8 में अमृतसर में। यानी दूसरा अधिवेशन कराची में हुआ था 7 वाला, पहला तो ढाका में हुआ था, तीसरा हुआ है अमृतसर में, याद रखिएगा। और तीसरा में कौन सी हुआ था, पृथक निर्वाचक मंडल। और कराची में हुआ था वो तो 1907 में और ढाका में 1906 में। चलिए अब देखते हैं यहाँ 1908 में किसकी अध्यक्षता में, मतलब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक लंदन शाखा बना तो अमीर अली अध्यक्षता कर रहा था 1908 में, यानी अमृतसर वाला की अध्यक्षता अमीर अली किया था। भारत शासन अधिनियम 1909, इसको पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं 1909।
भारत शासन अधिनियम 1909 इसी में पृथक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से रिलेटेड है। 1909 के सुधार में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया तथा दो राष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी की अवधारणा को शुरुआत यहीं से हुआ है। वायसराय मिंटो, तो ये याद रखना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसका फसल बहुत कड़वा होगा। यह कथन वायसराय मिंटो पहले ही बोल दिया था। आगे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम से, तो ये मतलब मार्ले मिंटो वाला से ही आया था कि भारतीय सदस्य को नियुक्ति करेंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में। यहाँ से देखिए, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ये मतलब हुआ है 1990 से हुआ है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार नियुक्त भी हुए थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से पहले भारतीय सदस्य बने और बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। संपूर्ण ब्रिटिश का शासन के दौरान इसने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ये मतलब उस टाइम इंडियन को ऐसा नहीं था जितना अच्छा पोस्ट पे हो, जितना अच्छा पे था। कांग्रेस के दो गुट के नेता, जैसे उदारवादी के नेता कौन कौन थे और उग्रवादी के कौन कौन थे, तो देखिए उदारवादी में नौरोजी आते थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आते थे, फिरोज शाह मेहता आते थे और गोपाल कृष्ण गोखले। और उग्रवादी में लाल बाल पाल पहले तीन गो यानी बाल गंगाधर तिलक, बाल बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष भी थे। तिलक बोला था कि कांग्रेस जो है प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करता है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहते हैं। वैलेंटाइन सिरोल ये बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक तो ये 6 साल कारावास 1908 में ही मतलब जेल हुआ था इसको, 6 साल का 1908 में। संवैधानिक संसाधन और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक संसाधनों का स्वशासन प्राप्त कराना, तो ये था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा का आशय यही था। बाल गंगाधर तिलक तो ये गणपति उत्सव महाराष्ट्र में मनाया है। दिल्ली दरबार 3 बार हुआ है, याद रखिएगा। पहली बार हुआ था 1877 में, दूसरा बार हुआ 1903 में और तीसरा बार हुआ 1911 में। 1877 तो याद है, 1911 भी याद है, 1903 में भी एगो हुआ है करजन में, और 1877 वाला लिटन में और दूसरा करजन में और तीसरा लॉर्ड हार्डिंग में। फिर ये देख लीजिए कि द्वैत शासन के जनक लियोनस कॉर्टियस हैं और ये बंगाल में द्वैत शासक के जनक अगर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव है। खाली द्वैत शासन के जनक हो गया, ये जनक है, लेकिन बंगाल में द्वैत शासन के जनक कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग देखते हैं, तो 1916 में लखनऊ समझौता, 1916 के लखनऊ समझौता किससे रिलेटेड है, तो ये कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग से रिलेटेड है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार किया था। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, तो उग्रवादी और उदारवादी का एकीकरण हो गया। जो सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे ना, वो लखनऊ में एक हो गए। एनी बेसेंट, तो ये अतिवादी और उदारवादी का एकीकरण का मतलब मेन शिल्पकार यही थी, इसी के कारण दोनों एक हुए थे। फिर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, तो इसमें समझौता तिलक करवाए थे और शिल्पकार में ये हो जाएगा एनी बेसेंट। फिर कह रहा है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें क्या निर्णय लिया गया जिससे मुख्य दूरगामी परिणाम हुए, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो मांग स्वीकार कर लिया था ना, इसका आगे बहुत बड़ा मतलब परिणाम गलत हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसने कहा था, तो सरोजिनी नायडू ने उसके बारे में ऐसा कहा था। मदन मोहन मालवीय ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले समझौते का विरोध किया था, लखनऊ वाला के। आयरलैंड, तो ये होम रूल की अवधारणा जो है आयरलैंड देश से लिया गया है। होम रूल आंदोलन, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था, पहला विश्व युद्ध में। 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। एनी बेसेंट किया था अडेयार मद्रास में। कॉमनवेल्थ, तो ये साप्ताहिक पत्रिका है जो स्वशासन की मांग किया था, एनी बेसेंट शुरू किया था। होम रूल आंदोलन देख लीजिए, तो होम रूल आयरलैंड का शब्द है, इसका अर्थ होता है स्वशासन। सबसे पहले आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा किया गया था। 1916 में उसका शुरुआत आंदोलन के समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे जब ये शुरू हुआ था। तिलक का होम रूल ये अप्रैल में बना था, एनी बेसेंट वाला सितंबर में। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में काम कर रहा था, ये मद्रास तमिलनाडु में। इसका मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक था तिलक वाला के, एक अडेयार मद्रास था, एक बेलगांव था कर्नाटक में ना। समिति स्वरूप था ये अखिल भारतीय स्वरूप था। एक अध्यक्ष तिलक की ओर से केलकर और बैपिस्ट थे, एनसी केलकर और जोसेफ बैपिस्ट। और तिलक के एनी बेसेंट के सचिव थे ये अरुंडेल थे। उद्देश्य दोनों का था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक एनी बेसेंट का जो होम रूल था इसका था स्वशासन की स्थापना। प्रचार के माध्यम मराठा और केसरी था
और इसका प्रचार का माध्यम न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों पत्रिका था, इसके जरिए कर रहा था। ये अपन मराठा और केसरी पत्रिका से कर रहा था। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव यही लाया है 1918 में। तो तिलक एवं एनी बेसेंट जो होम रूल आंदोलन चलाया था, दोनों को 1918 में फिर एक कर दिया गया। 1915 में अमेरिका में जो होम रूल लीग का गठन किया गया था, तो ये मतलब लाला लाजपत राय द्वारा, यानी होम रूल लीग अगर पूछे कि अमेरिका में कौन किया है तो 1915 में ई किया था लाला लाजपत राय। और फिर बाद में 1916 में यहाँ तिलक भी किया है अप्रैल में, और एनी बेसेंट भी किया है। एनी बेसेंट के होम रूल लीग के साथ अरुंडेल, रामास्वामी अय्यर, वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, ये सब शामिल थे। 2 जनवरी 1916 को भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया गया। इसके महासचिव कौन थे? तो ग्राहम पोल थे। अब ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल अब देखते हैं। 1890 में गठित प्रथम मजदूर संघ बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना NM लोखंडे ने किया था। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है, ये बात बोला था। 1920 में बम्बई में AITUC की स्थापना हुआ था, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। NM जोशी, तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक हैं। और इसके ऑल इंडिया AITUC के अध्यक्ष कौन है? तो लाला लाजपत राय पहला। नागपुर में जब हुआ था इसका अधिवेशन, तो उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किया था 1929 में। 1947 में फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता, तो ये हुआ 1947 में जाकर के पटेल किए हैं, काहे कि आज़ादी के बाद ने है, आज़ादी के बाद है मई 1947 में, नहीं तो आज़ादी के पहले ही। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में, मार्च 1919 में। अब कारखाना अधिनियम देख लीजिए, तो पहला कारखाना अधिनियम रिपन में आया था, और दूसरा कारखाना अधिनियम लेंसडाउन में आया है, 10 साल बाद आया था। फिर एक वाव आया है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में भी, 1922 वाला आया है रीडिंग में, 34 में आया है विलिंगटन में, और 44 में आया है बेबेल में। आगे देख लीजिए, भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं के व बगीचों के श्रम की स्थिति में सुधार के लिए हिटले आयोग आया था। हिटले आयोग औद्योगिक कार्यशाला और बगीचा में श्रम का सुधार के लिए। यहाँ देखिए, सन 1927 में 1 मई को मजदूर दिवस लेबर डे मनाया जाता है। भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ राय हैं। फिर MN रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कानपुर में 1925 में। कानपुर षड्यंत्र जो मुकदमा है 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के खिलाफ चलाया गया था? तो ये साम्यवादी आंदोलन के खिलाफ। MN रॉय, तो ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 में किया था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में सौमेंद्र नाथ टैगोर ने किया है। 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना N दत्त मजूमदार ने किया है। 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग, तो फ्रेजर आयोग किससे है? तो कर्जन से है, पुलिस सुधार में। हंटर आयोग ये चैम्सफोर्ड से है, पंजाब में अशांति हुआ था तब बैठा था। बटलर आयोग 1927 में लॉर्ड इरविन से है, ये भारतीय रियासत के साथ संबंध को रिलेटेड था। लिनलिथगो आयोग 1928 में आया है, इरविन के काल में भूमि सुधार से था लिनलिथगो आयोग। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग 1928 में आया है, लॉर्ड इरविन से रिलेटेड है। बरदौली में लगान वृद्धि हुआ था इसलिए बना था। व्हिटले आयोग 1929 में श्रम से रिलेटेड है, इरविन के काल में। सप्रू आयोग बेरोजगारी से रिलेटेड है, 1935 में आया था विलिंगटन में। सप्रू बेरोजगारी से है। और क्लाइड आयोग 1940 में तेभागा आंदोलन से है, लिनलिथगो में ये भी था। अब हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में अभी देखेंगे। नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी यानी मोहनदास हट जाता है। माता का नाम पुतलीबाई, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में। विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से, यानी 69 में जन्म है और 83 में विवाह है। बेटा का नाम हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख चेला, तो इंग्लैंड में जन्मी एगो मीराबेन था। गांधी जी का प्रमुख के शिष्य देख लीजिए, तो शिष्य में इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन थी, जो महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम उनको महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, और इनका वास्तविक नाम मेडलिन स्लेड था।
कानून की पढ़ाई महात्मा गांधी कहाँ से किए थे? तो ये इंग्लैंड से, इंग्लैंड प्रस्थान किए थे। तो मतलब ये 1888 में मुंबई से ये, फिर उसके बाद में इंग्लैंड प्रस्थान मुंबई से किए थे 1888 में। कानून यानी बैरिस्टर की डिग्री 1891 में ले लिए थे। फिर अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में गए। दक्षिण अफ्रीका के नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए? तो 1894 में किए। दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू और बोअर पदक कब इनको मिला है? तो 1899 में मिला था। कैसर हिंद की उपाधि तो 9 जनवरी 1915 में इनको दिया गया था। ये मात्र एक ही बार मतलब कि कांग्रेस अध्यक्षता एक बार किए थे, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे 1904 में। सत्याग्रह आश्रम का प्रयोग किए थे दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार 1906 में, याद रखिएगा। फिर यहाँ आए थे तो 1917 में किए थे, लेकिन इससे पहले 1906 में कर चुके हैं। फिर देख लीजिए यहाँ, जीवन में पहली बार जेल का अनुभव इनको कब मिला? तो 1908 में जेल गए हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना तो 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता तो 21 साल तक के वहाँ मतलब रहे थे, सोच लीजिए सक्रिय। महात्मा गांधी भारत आए थे कब? 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम 1915 में स्थापना किए हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता तो एक ही बार मात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में 1924 में। आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, 1925 में लिखे हैं। सिद्धांत क्या था इनका? तो सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में किए हैं। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना तो ये भी 1925 में 23 सितंबर को, और खादी बोर्ड 23 में। इनकी पुस्तकें हैं, पुस्तकों को देख लीजिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा हो गया। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स है। फिर अनासक्त आयोग है। हिंद स्वराज 1909 है। गीता माता है। और सप्त महाव्रत है। ये सप्त महाव्रत जो है वो गांधी जी का वास्तविक दर्शन या पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया है इसमें। और सुनो विद्यार्थियों पुस्तक भी महात्मा गांधी का है। अब समाचार पत्र देखिए तो इसमें द ग्रीन पैम्पलेट जो 1896 राजकोट में ये लिखे हैं, राजकोट से चलता है ये, मतलब ग्रीन पैम्पलेट। फिर उसके बाद इंडियन ओपिनियन ये दक्षिण अफ्रीका में 1903 में, यंग इंडिया 1919 में, और हरिजन 1932 में। ये सब समाचार पत्र हो गया। अब उपाधि देख लेते हैं कि कौन कौन सी उपाधि बताइए। इतना उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी को। प्रथम विश्व युद्ध के समय में इनको कैसर हिंद दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती करने वाला सार्जेंट भी उपाधि दिया गया। दक्षिण अफ्रीका प्रवास किए थे तो भंगी शिरोमणि कहा गया था। और दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट इसको कुल्ली बैरिस्टर बोला था। बैरिस्टर तो होता है कि मतलब वकील टाइप सा, लेकिन कुल्ली बैरिस्टर। फिर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी इसको करमवीर कहते थे। आश्रम के अतिथि द्वारा सेवाग्राम का संत कहा गया। राजेंद्र प्रसाद इनको आधुनिक युग के अजात शत्रु कहे थे। अब यहाँ देख लीजिए, मलंग बाबा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया? कबीलियाओं ने। बापू की उपाधि CF एंड्रयूज और नेहरू ने दिया था। बापू। देशद्रोही फकीर के तो ये विंस्टन चर्चिल ने दिया था। भिखारियों का राजा तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया है। राष्ट्रपिता तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अर्धनंगन फकीर विंस्टन चर्चिल ने दिया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स द लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। महात्मा की उपाधि दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, ये इनकी उपाधि था। ये देख लीजिए कि मतलब वाइकम सत्याग्रह जो है 1924 से 25 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। यानी वाइकम सत्याग्रह कहाँ हुआ है? त्रावणकोर केरल में, छुआछूत को लेकर के। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो 1915 में आए थे। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो इस रविंद्रनाथ टैगोर, ऊपर देखे हैं। फिर चार्ली एंड्रयूज, ये दीन बंधु, इन्होंने महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र थे। उस टाइम स्वाधीनता आंदोलन हो रहा था ना तब, मतलब महात्मा गांधी के अंग्रेज मित्र कौन थे? तो दीन बंधु, जिसको ररडे मतलब चार्ली एंड्रयूज कहते हैं। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाए थे, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का मतलब क्या हो गया? तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। जमनालाल बजाज तो ये किए थे क्या कि भारत कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। यह विश्लेषण किनका परिचय है? तो जमनालाल बजाज का है। फिर ये देख लीजिए कि महात्मा गांधी आंदोलन और सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह किए हैं 1917 में, और ये पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए विरुद्ध सत्याग्रह था, और 3 कठिया पत्ती इसी को बोलते थे। अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन 1918 में किए हैं, 17 के 1 साल बाद। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल यही है, अहमदाबाद मजदूर वाला। खेड़ा सत्याग्रह तो ये भी 1918 में हुआ है। ये प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह है, पूरा किसान से रिलेटेड है।
ये मजदूर से था। खिलाफत आंदोलन तो 1919 में, सबसे पहले असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में किए हैं, पहला जन आंदोलन यही था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च करने के बाद, इसमें नमक सत्याग्रह हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, और इसका उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन भी है। यानी कहेगा कि किसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जानते हैं, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को। फिर भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति 1942 में, गांधी जी करो मरो का नारा दिए थे। यहाँ आप देख लीजिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रमुख आश्रम, जैसे फिनिक्स फार्म तो अफ्रीका में बनाए थे, दक्षिण अफ्रीका में, डरबन में, कब 1904 में। टॉल्स्टॉय फार्म ये भी हमें दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में और डरबन में, ये बनाए थे 1910 में। साबरमती आश्रम तो साबरमती नदी अहमदाबाद में 1915 में। सत्याग्रह आश्रम तो कोचरब अहमदाबाद में 1915 में। अनासक्ति आश्रम तो कौसानी उत्तराखंड में बनाए थे 1929 में। सेवाग्राम तो वर्धा महाराष्ट्र में बनाए थे 1936 में। अब यहाँ देख लीजिए कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले कब सम्मिलित हुए, तो कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहला गए थे 1901 वाला में, और एक ही को अध्यक्षता किए हैं केरल में, बेलगांव में, और कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार सम्मिलित हुए थे 1901 में। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनकी सर्वोत्तम व्यवहार है, थी महात्मा गांधी। और इस बात का विरोध किसने किया था अगर पूछ दे तो हो जाएगा फिर कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह किया था इंडिया में 1917 में। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका चलाया था, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका चलाए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से ही। एंड टू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन रस्किन है। राष्ट्रपिता कह के सबसे पहले किसने संबोधित किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद मिल गया, तो चंपारण सत्याग्रह कर दिए ना 1917 में, उसके बाद मिल गया। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, नेहरू कहा था। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था, यही राजकुमार शुक्ल बुलाया था। एनजी रंगा तो ये गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, सोच लीजिए एनजी रंगा कैसन आदमी है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि पुणे के यरवदा जेल में आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय द्वारा 1892 में बनाया गया था। यानी आगा खां पैलेस जो पुणे महाराष्ट्र में है, तो ये आगा खान द्वितीय बनाया 1892 में। अब रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग देखेंगे। तो क्रांतिकारियों के दमन के लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था मार्च 1919 में ब्रिटिश शासन द्वारा। मेन उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारी का दमन हो जाएगा। फिर भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश था एगो सिडनी रॉलेट, तो उसी की अध्यक्षता में एक समिति बनाया और उद्देश्य था कि क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करिए। तो इस सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। अच्छा, रॉलेट एक्ट आया था तो उस समय वाइसराय कौन था, तो चैम्सफोर्ड था। फिर रॉलेट एक्ट जो था ये बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय तो महात्मा गांधी लिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया, तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। यह बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1999 किसको 1919 को उसको कहते हैं, तो ये रॉलेट एक्ट को ही कहते हैं। 1919 होगा ये। अच्छा, जालियांवाला बाग नरसंहार के पहले महत्वपूर्ण घटना, तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, इसके बाद जालियांवाला बाग हुआ है। पंजाब के अमृतसर शहर में जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और सतपाल थे। ये दोनों के गिरफ्तार कर लिया। इसीलिए ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हम लोग बुलाए थे, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्था भीड़ पर गोली चलवा दिया गया और लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दिया गया। इसी घटना को फिर हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि कौन त्यागा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर त्यागे थे। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता कौन त्याग दिया था, इस्तीफा दे दिया था, तो शंकरन नायर, जालियांवाला बाग के विरोध में, याद रखिएगा। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार को कमेटी बनाया था, जो हंटर कमेटी जाना गया। उधम सिंह जालियांवाला बाग नरसंहार के जो जिम्मेदार था जनरल डायर, उसको लंदन में जाके मार डाला था उधम सिंह। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाया था। समिति के सदस्य में मोतीलाल नेहरू भी थे, गांधी थे, सीआर दास थे, तैयबजी थे और जयकर थे। लेकिन हंटर कमेटी बनाया था अंग्रेज लोग। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस भी गठित किया था जालियांवाला बाग के विरोध में। अब हम लोग कुछ घटनाएं देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। तो 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ है। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद शुरू करते हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ है।
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है। 9 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ और राजधानी पर दिल्ली चलाया। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके फलस्वरूप पहला विधानमंडल निर्वाचित हुआ था 1909 के जरिए। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वराज की आह्वान किया गया था, स्वराज प्राप्ति के लिए। 1935 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार हुआ। विधानमंडल की स्थापना 1909 में हुआ था ना। 1940 में तो ये मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान हुआ। 1942 में तो स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों का तय किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन असफल हुआ और 47 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का विभाजन और पाकिस्तान की स्वतंत्रता हो गया। इसके साथ अब देखिए ये क्या है कि हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो है, जालियांवाला बाग से गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती कहा था। हंटर कमीशन बैठा करके और जालियांवाला बाग को मतलब पूरा पन्ना दर पन्ना सब लीपापोती कर दिया था, नहीं ढंग से उसको जांच किया था। अब हम लोग देखेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का मेन कारण क्या था? तो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। तुर्की में जो खलीफा पद था ना, उसको इंग्लैंड ख़त्म कर रहा था, तो इसके लिए पूरा मुसलमान सब एक हो गए और इसी को खिलाफत आंदोलन बोले हैं। फिर वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा। 1920 में फिर इलाहाबाद में हुआ था सम्मेलन, तो ये खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने का अनुरोध किया गया। ये खिलाफत समिति ही कहा था असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए। खिलाफत आंदोलन के अगर नेता पूछेगा तो शौकत अली और मोहम्मद अली थे। कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष मतलब शुरू किया था? 1920 में। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था चित्तरंजन दास ने, CR दास ने। फिर असहयोग के दौरान कौन व्यक्ति अपनी वकालत छोड़ दिया था? तो चित्तरंजन दास। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो असहयोग के आंदोलन दिया था। असहयोग आंदोलन हो रहा था ना, तब स्वराज का नारा दिया था गांधी जी। आगे देख लीजिए यहाँ, असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी कैसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था असहयोग आंदोलन में। फिर 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान मेन परिणाम क्या निकला? तो हिंदू मुस्लिम में एकता जरूर हो गया इसके असहयोग आंदोलन चलाने से। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन तो यह असहयोग आंदोलन ही है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कब्तों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। किसने? टैगोर ने। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला यूपी में घटित हुआ, जिसके कारण गांधी जी असहयोग वापस ले लिया। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1922 में हुआ था। समाप्त हुआ कब? खत्म हो गया था 1922 में। चौरी चौरा हुआ तो बंद कर दिए थे। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद, ये सब वकालत छोड़ दिया था अपना। अब हम लोग देखेंगे कि स्वराज पार्टी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन और पूर्ण राज स्वराज प्रस्ताव। देख लीजिए, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू किया था। 1923 में किया था स्थापना। इसके अध्यक्ष पूछेगा तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे के बनाए थे चित्तरंजन दास। सोच लीजिए, देश बंधु के नाम से तो चित्तरंजन दास को। स्वराज पार्टी के गठन तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद बनाए थे। नवंबर 1924 में गांधी और CR दास और मोतीलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ, इसी को गांधी दास पैक्ट कहते हैं। कब हुआ था? 1924 में हुआ था, याद रखिएगा, गांधी दास पैक्ट। ये कम पूछता है लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देख लीजिए, 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए थे। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 1929 में पास हुआ है। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि की रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा फहराया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट ई कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अब यहाँ देख लीजिए कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे और सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। अब हम लोग देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का मतलब कब नियुक्त हुआ था? तो 1927 में। साइमन कमीशन गठन क्यों किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के समीक्षा के लिए। 1919 का जो अधिनियम आया था ना, उसी को सुधार के लिए फिर साइमन कमीशन 1928 में बनाया गया था। जी, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए। साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ उसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था।
मतलब लाला लाजपत राय को दिया गया था पंजाब केसरी। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने किया है? तो बर्किन हेड ने किया था, ये बात याद रखिएगा। बर्किन हेड है कोची के साइमन कमीशन की नियुक्ति करने वाला। साइमन कमीशन को किस अन्य कमीशन कहते हैं? तो व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं, यानी श्वेत मैन, श्वेत अंग्रेज था सब खाली। साइमन कमीशन का समर्थन कौन किया था? तो अम्बेडकर। बताइए, साइमन कमीशन का समर्थन किया था अम्बेडकर और नियुक्ति किया था बर्किन हेड। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति के संविधान की बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो बर्किन हेड। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के सबसे सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती, यानी साइमन कमीशन में बर्किन हेड का बहुत रोल है। इंडिया का संविधान बनाने के लिए भी बोला था ये वाला आने के बाद। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, इसी को नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, 1928 वाला। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप था। अब देखेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें देखिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो दांडी गुजरात से किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी अपने 78 चेला के साथ में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू किया था और 6 अप्रैल 1933 को दांडी पहुंच करके यात्रा खत्म किया। इसी को दांडी मार्च कहते हैं, दांडी मार्च कहते हैं। गांधी जी जब नमक सत्याग्रह के समय गिरफ्तार हो गए थे तो उस आंदोलन का नेता फिर बने थे अब्बास देवत जी। गांधी जी मतलब वेब मिलर के विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराए थे। साबरमती आश्रम में रुका था ही वेब मिलर दांडी मार्च के समय। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर? यरवदा जेल में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन शुरू किया, जिसका मेन उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। अब ये देख लीजिए, आचार्य विनोबा भावे यही किस आंदोलन में शामिल होने वाले पहली बार गिरफ्तार हुए थे? विनोबा भावे को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अवधि में। फिर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसऑर्डेंस बोलते हैं, उसकी असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को ज़्यादा महत्व दिए थे, यानी क्रिएटिव प्रोग्राम। जब सविनय अवज्ञा खत्म हो गया, मतलब असफल हो गया, तब किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऐसा हुआ था कि गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो मतलब प्रदर्शनकारी पर गोली के चलाने से इनकार कर दिए थे। 1930 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली यही थे पेशावर कांड के नायक 1930 में। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह मतलब तिरुचनपल्ली से वेदरायन तक की यात्रा किए थे। जैसे दांडी यात्रा महात्मा गांधी किए थे, तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी भी यात्रा किए थे तिरुचनपल्ली से वेदरायन तक के। जी तरंग आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से है? तो ये चंपारण बिहार से। बेगूसराय का चौकीदारी टैक्स किसके विरुद्ध आंदोलन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था चौकीदारी टैक्स। अब यहाँ देख लीजिए कि 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अब हम लोग देखेंगे कि मतलब गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ, जिसको दिल्ली समझौता कहते हैं? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और अगर दिल्ली चलो आंदोलन पूछेगा तो वो कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रह था। और दिल्ली समझौता कहेगा तो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को स्थगन किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो दूसरा गोलमेज में। कांग्रेस मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में खाली भाग लिया था, 3 गो हुआ था लेकिन खाली दूसरा में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी बम्बई से लंदन कोची से गए थे, तो एसएस राजपुताना नामक एक जलयान था उससे, और लंदन के किंग्सले एगो हॉल था उसमें, वहाँ जाके रुके थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन किया था? तो ये महात्मा गांधी। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस भारतीय नेता भाग लिया? तो मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन को किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पॉल ने किया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के दौरान चर्चिल जो थे वो गांधी जी को अर्धनंगन फकीर कहा था, चर्चिल ने। यहाँ देख लीजिए, पहला गोलमेज सम्मेलन तो 12 नवंबर से 1930 में चला है, 1931 तक चला था, यानी 30, 31, 32 ये तीनों डेट हो गया। पहला गोलमेज सम्मेलन कहेगा तो 30 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। 12 नवंबर से 19 जनवरी तक चला था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक चला था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दा पर असफल हो गया? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर हो गया था।
1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रस्तुत हुआ था, तो ये नेहरू किया था। फिर किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो अम्बेडकर। गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू का महत्वपूर्ण भूमिका था। इरविन और गांधी को दो महात्मा किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने कहा था। अब मोहम्मद अली जिन्ना को भी क्या कहा था, तो भारत मुस्लिम हिंदू का एकता का राजदूत कहा था। गांधी इरविन समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो कराची अधिवेशन 1931 में। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ये उसी टाइम ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम वही थे। हरिजन यानी दलितों के लिए 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाट के पहली बार पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण कर दिया था। गांधी जी आमरण अनशन कब शुरू किया था, तो यही सांप्रदायिक पंचाट के समय, जब उन लोग अंग्रेज शासन दे दिया दलित वर्ग के तब। पूना पैक्ट किस वर्ग से है, तो दलित वर्ग से है। अम्बेडकर और गांधी भी के बीच समझौता उन्हें पूना समझौता। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया, तो बी आर अम्बेडकर ने किया है। सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट जो है उसमें दलित वर्ग के लिए कितना सीट था, तो दलित वर्ग के लिए 71 को 148 को। गांधी जी क्षणिक मूलभूत यानी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्वर स्तर नहीं उठाते, ये बोला था अम्बेडकर ने गांधी जी के बारे में, कि गांधी जो है वो मतलब क्षणिक भूत की भांति धूल तो उठा लेते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। इसीलिए ऐसा मतलब राजनीति को लेकर बोले थे कि ठीक है वो मतलब शुरुआत करते हैं लेकिन पूरा सपोर्ट करना चाहिए जनता के बारे में, और दलित वर्ग के बारे में ऐसा बोले थे। अब देख लीजिए 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग की स्थापना किया था। बाद में उसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ कर दिया। इसी के प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, यानी ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग शुरू किया था, उसी का नाम हरिजन सेवक संघ किया है फिर। और पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता के बाद गांधी जी दलितों के उद्यान के लिए हरिजन सेवक संघ बनाए थे। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाया था, तो अम्बेडकर ने। दलित समुदाय को सबसे पहले हरिजन शब्द किसने संबोधित किया था, तो महात्मा गांधी ने। विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौता का विरोध किया था। विंस्टन चर्चिल भी मतलब गांधी इरविन समझौता का विरोध किया था। अब यहाँ देख लीजिए कि प्रांतीय चुनाव प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का गठन और कांग्रेस समाजवादी पार्टी और त्रिपुरी अधिवेशन। सबसे पहले प्रांतीय चुनाव करवाने के लिए किस अधिनियम में प्रावधान किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव किस वर्ष हुआ भी, तो 1937 में हुआ था। 1937 में हुआ था तो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या गो था, कांग्रेस को, तो 1905 गो में था। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में मतलब सरकार बनाया था। पंजाब में मुस्लिम लीग यूनियनिस्ट पार्टी ने, तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर के बनाया था। यानी पंजाब में मुस्लिम लीग के साथ में यूनियनिस्ट पार्टी, और बंगाल में कृषक प्रजा के, मुस्लिम लीग किसके साथ में, तो कृषक प्रजा के साथ में। 1937 में जो ये चुनाव हुआ तो कितना दिन चला था, मतलब कांग्रेस ने 28 महीना तक ही चुनाव मतलब शासन किया था इन लोग। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता बोस किया है, सुभाष चंद्र बोस। और फिर त्रिपुरी अधिवेशन भी यही कर रहा था, लेकिन पट्टाभी सिद्धारमैया हार गया था, सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था अध्यक्षता त्रिपुरी में, इसको हरा दिया था पट्टाभी सिद्धारमैया को। सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद था। त्रिपुरी में इसको त्यागपत्र देना पड़ा, काहे कि पट्टाभी सिद्धारमैया को सब महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे इसीलिए। हालांकि जीता था सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक 10 का स्थापना किया था। लिनलिथगो ये दूसरा विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के लिए एक समक्ष प्रस्ताव लाया था, इसी को अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, जो 8 अगस्त 1940 को आया था। अब क्रांतिकारी समाजवाद पार्टी देखिए, तो ये कर संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी थे, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक। इसकी स्थापना जो है वो मतलब 19 मार्च 1940 को बंगाल में किए थे। उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकाल कर देश में समाजवाद स्थापना करना, और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। अब यहाँ देख लीजिए, हाँ 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री जैसे असम प्रांत के मोहम्मद सादुतुल्ला बने थे, बिहार के श्री कृष्ण सिंह बने थे, बंगाल के फजलुल हक, उड़ीसा के बीएन दास बना था, उत्तर पश्चिमी प्रांत के डॉक्टर खान साहेब, संयुक्त प्रांत के गोविंद वल्लभ पंत बने थे, मध्य प्रांत के एन बी खरे बने थे, बम्बई के बीजी खरे, मद्रास के सिराज गोपालाचारी, और सिंध के अल्लाह बख्श, और पंजाब के प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खान बने थे। ये एक बार देख लीजिएगा। एन बी खरे मध्य प्रांत के भी है, हाँ मध्य प्रांत का है, और बीजी खरे बम्बई का है।
1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है, मतलब लोकनायक इन्हीं को कहते हैं। 1937 के चुनाव हुआ, उसमें संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने थे? तो रफ़ी अहमद किदवई बने थे, यानी वित्त मंत्री यही थे। कांग्रेस समाजवादी दल के मेन नेता तो आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो ये सुभाष चंद्र बोस किए थे 1939 में, मकूर गांव उन्नाव में। इनका उद्देश्य था कि सभी साम्राज्यवाद विरोधियों की संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। और इसके सदस्य में कौन थे? तो देवव्रत विश्वास, विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी तथा स्वामी सहजानंद, ये सब थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के अगर महासचिव पूछे तो विश्वास है, और राष्ट्रीय महामंत्री पूछे तो त्रिपाठी है। ये देख लीजिए कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ तो कुल 1585 सीट में से 707 सीट कांग्रेस के खाता में गया था, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ दूसरा विश्व युद्ध में पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को। दूसरा विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो थे। वायसराय लिनलिथगो दूसरा विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के खिलाफ युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? तो 17 अक्टूबर 1939 को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना ही ये जो लिनलिथगो था, ये भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस जो है फिर इस्तीफा दिया था 28 महीना बाद, यानी बिना भारतीय विधानमंडल के सहमति के बिना ही मतलब दूसरा विश्व युद्ध में झोंक दिया इंडिया को। तो 28 महीना बाद इन लोग फिर इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के विधानमंडल इस्तीफे दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, और धन्यवाद दिवस मनाया गया था। मुक्ति या धन्यवाद दिवस 22 दिसंबर 1939 को इस्तीफा दिया था, तो मुस्लिम लीग ही सब मनाया था। दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो विंस्टन चर्चिल थे। दूसरा विश्व युद्ध में भारतीय कांग्रेस की रणनीति क्या था? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करेंगे, ये इन लोग के कहना था। फिर उसके बाद 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ही एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग किया था। मुस्लिम लीग का जो 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें। 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया है। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद अली जिन्ना एगो अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग किया था। 1940 में कौन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। 1930 में इलाहाबाद वाला में तो ये मोहम्मद इकबाल। फिर पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा? तो सिकंदर हयात खान के तैयार किया था। मुस्लिम लीग पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो 23 मार्च 1943 को मनाया है पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग। ब्रिटेन अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 8 अगस्त 1940 को। कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो ने के द्वारा 8 अगस्त 1940 को वो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत तो 17 अक्टूबर 1940 को किया गया है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव और भारत को दूसरा विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध, इसीलिए हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो महात्मा गांधी है। 1940 में शुरू हुआ था ना। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। तेरह प्रथम सत्याग्रही महात्मा गांधी किसको चुने थे? विनोबा भावे को। अब महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए दूसरा सत्याग्रही किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना राजनीति की। ये बात किसने बोला था? मोहम्मद इकबाल ने। महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखिए उससे रिलेटेड। गवर्नर जनरल, जैसे साइमन कमीशन आया था तो इरविन था। सांप्रदायिक पंचायत आया था तो वेलिंगटन था। अगस्त प्रस्ताव आया था तो लिनलिथगो था। क्रिप्स मिशन में भी लिनलिथगो था। आप गवर्नर जनरल का सबका कार्यकाल याद रखिएगा तो ये घटनाक्रम का आपका डेट याद है, उससे आप पकड़ लीजिएगा। बेवेल योजना में बेवेल था। कैबिनेट मिशन में बेवेल था। माउंटबेटन योजना में माउंटबेटन था। अब बाल्कन प्लान में भी माउंटबेटन का। बाल्कन प्लान इसी का दिमाग का उपज है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और सर्वोदय समाज का प्रयोग विनोबा भावे द्वारा किया गया था। सर्वोदय शब्द कहेगा तो महात्मा गांधी होगा, सर्वोदय समाज की स्थापना कहेगा तो विनोबा भावे, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्रिप्स मिशन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत में स्वशासन प्राप्ति स्थापित करने के लिए ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा 1942 में किया गया था। दूसरा विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, इस सब ने ब्रिटेन पर भारत को आज़ाद करने के लिए दबाव बढ़ाया। इसके बाद फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एगो दल भारतीयों नेता से वार्ता कर लिए 1942 में भारत भेजा था।
यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, उसके बाद में अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया ये सब दबाव बनाया था ब्रिटेन के ऊपर कि इंडिया को तुम छोड़ो। इसके बाद फिर उन लोग इंग्लैंड वालन सब भारत के नेता से वार्ता करने के लिए फिर भेजा था क्रिप्स के नेतृत्व में। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव के प्रावधान क्या था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा मिल जाएगा और भारत को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, और युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगा। ब्रिटिश भारत के भी प्रांतों को निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ा के प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा। फिर ये सब क्रिप्स मिशन में है कि ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि संविधान स्वीकार न करना चाहे तो उसको वर्तमान स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। बताइए, नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगा। तो ये तो फुट हो जाता है ना। फिर देखिए, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की नई कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों को प्रतिनिधि को शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटेन के पास होगा, तो ऐसा काहे आज़ादी चाहेगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया था, तो वर्धा में किया था इन लोग, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, तो महात्मा गांधी। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुआ, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हो गया। और फिर उसके बाद कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की डेट घोषित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का वास्तविक नारा अगर देखें, मतलब ये शब्द कौन गढ़ा था, तो ये शब्द मेहर अली का था, यूसुफ मेहर अली का। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार तो लुइस फिशर। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ऑपरेशन जीरो आवर किससे है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी को और मेन नेता को गिरफ्तार किया गया था जीरो आवर के तहत। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। ये पैलेस को 1892 में बनाया था ना, आगा खां नाम के व्यक्ति, ये पढ़े हैं ऊपर में। जयप्रकाश नारायण तो इसको मतलब भारतीय छोड़ो आंदोलन के दौरान फरार हो गए थे जेल से और भूमिगत गतिरोधियों से संगठित किया था जयप्रकाश नारायण। राजेंद्र प्रसाद को मतलब कहाँ गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल भेजा गया था राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, जयप्रकाश नारायण ये सब शीर्ष नेता गिरफ्तार हो जाने के बाद फिर रेडियो से माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना चीतू पांडे किया था। अब मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना 1942 में हुआ है। ये समानांतर सरकार भी 1942 में है। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से, तो अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा देता था। कौन? लिनलिथगो कहता था कि राजनीतिक फिरौती करता है गांधी जी के आंदोलन को। महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन को मतलब उत्तरदायी उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दिया था, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा क्रिप्स मिशन को। अब हम लोग देखेंगे आज़ाद हिंद फौज, बेवेल योजना और शाही नौसेना विद्रोह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी ये आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का सबसे पहला विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में। सुभाष चंद्र बोस, तो ये आज़ाद हिंद फौज की कमान रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दे दिया था 1943 में सिंगापुर में। तो ये सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड थे, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। अब महिला वाला में पूछेगा तो झांसी रेजिमेंट। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप दे दिया गया, तो जापान। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नया नाम क्या रखा था, तो अंडमान का रखा था शहीद द्वीप और निकोबार का रखा था स्वराज द्वीप। फिर आगे देखिए 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के एक रेडियो से एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, यानी राष्ट्रपिता से संबोधित किया था और आशीर्वाद मांगा था। फिर आगे देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक संघ बनाया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब सुभाष चंद्र बोस का है। दिल्ली चलो को भी नारा दिया था, जय हिंद के भी।
सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दिया गया है। यानी गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त बोले थे। फिर 1945 में 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला पर मुकदमा चला था? तो आज़ाद हिंद फौज के सब सिपाही पर चला था। यहाँ देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार करके 1945 में दिल्ली के लाल किला में उन पर मुकदमा चलाया तथा 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान, ये तीनों को फांसी की सजा हुआ था। आज़ाद हिंद फौज में राशिद अली को 7 साल के कारावास दंड हुआ था, परंतु बाद में जनता भारी विरोध किया तो ये सब आज़ाद हिंद फौज के तीनों नेता को छोड़ दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। तो देख लीजिए यहाँ कि किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा किया गया था? तो लॉर्ड बेविल क्षमा किया था। 1944 में CR फार्मूला आया था, तो ये सी राजगोपालाचारी द्वारा, नमो में भी है, इसमें भी है। राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए बेविल योजना कब? तो 1945 में 14 जून को। बेविल योजना पर विचार के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 साल तक के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे द्वारा कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये भुल्ला भाई देसाई था। फिर आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 नवंबर 1945 को। शाही नौसेना दिवस विद्रोह मतलब 18 से 23 फरवरी 1946 को हुआ था। आज़ाद हिंद फौज दिवस कहेगा ना तो मतलब 45 में, और शाही नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी के देखिए विद्रोह में क्या हुआ था कि रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को किया था। बम्बई में एगो नौसैनिक जहाज़ था INS तलवार, उसी के 1100 सैनिक उसमें नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन की हड़ताल कर दिया था। सैनिकों का यह मांग नाविक BC दत्त को, जिसने दीवार पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, उसको रिहा किया जाए, ऐसा मांग कर रहे थे। उस जहाज़ के मतलब दीवार पर BC दत्त नाम के वो सिपाही था जो लिख दिया भारत छोड़ो, तो उसको गिरफ्तार कर लिया था, तो इसीलिए उसको रिहा भी किया जाए, और नस्लवादी भेदभाव करता है, खराब भोजन देता है, ये सब खातिर। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में फिर वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया और पटेल और जिन्ना दोनों मिल करके आत्मसमर्पण करने की सलाह दिया नौसेना के सिपाहियों को, और विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं लेकिन ब्रिटेन के सामने नहीं। कौन? वो सब नौसेना के जो विद्रोही किया था से कहा था कि हम भारत के सामने झुक रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ये देखिए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने और इसी के साथ भारत गणतंत्र बन गया। अब हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और फिर अंतरिम सरकार। तो देखिए कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था, तो ये प्रधानमंत्री एटली था ब्रिटिश के, जो लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए संसदीय दल बनाया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया कब? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता में ब्रिटेन के प्रधान भारत मंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा, तथा इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य कौन थे? तो क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेविल था। कांग्रेस के कौन प्रमुख नेता कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया था? तो महात्मा गांधी किया था। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान थे भारत को एकता बनाई रखी जानी चाहिए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गया था। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत देशी रियासत शामिल होगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसा ही सब कैबिनेट मिशन में लिखा था कि भारत की एकता बनल रहेगा, पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर देंगे। हालांकि बढ़िया था कैबिनेट मिशन, इसका मतलब समर्थन करना चाहिए था कि पाकिस्तान नहीं बनता। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत शामिल होगा, और संविधान सभा का गठन जिसमें प्रांतीय विधानमंडल, देशी रियासत प्रतिनिधि सब शामिल होंगे। ई वाला कैबिनेट मिशन जब ठुकरा दिया ना, तब भारत का विभाजन होना तय हो गया। कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी नौखली, वर्तमान बांग्लादेश में पड़ता है, यहाँ गए थे। इसीलिए फिर 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। देखिए नौखली में गांधी जी जब साहस के साथ गए थे ना, वहाँ पूरा हिंसक घटना हो रहा था, फिर भी गए, इसीलिए 1 मैन बाउंड्री फोर्स का बोला था इसको। नौखली माउंटबेटन बोला था,
1922 में कांग्रेस अधिवेशन किसके द्वारा विचार किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के तहत था? तो इसी कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा में चुनाव हुआ, जिसमें प्रांत के लिए 296 सदस्य के लिए चुनाव हुआ। 208 वगैरह में कांग्रेस जीत गया, मुस्लिम लीग जीता 73 को, 15 को अन्य दल के उम्मीदवार चुनाए। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। पहले वाला में अस्थायी अध्यक्ष थे, सबसे बुजुर्ग थे, इसीलिए बना दिया गया था। फिर 11 दिसंबर को दूसरा बैठक हुआ, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसमें चुनाव हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो ये, और अस्थायी पूछेगा तो पहला बैठक कहेगा तो 9 दिसंबर और दूसरा बैठक है 11 दिसंबर। वायसराय बेवेल द्वारा अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण कब दिया? नेहरू को दिया था। नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। लियाकत अली मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में कब शामिल हुए? तो 26 अक्टूबर को। यानी अंतरिम सरकार इन लोग बना लिया था कांग्रेस 2 सितंबर 1946 को, मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। फिर देखा कि कांग्रेस अपने काम करे लगा, तो फिर मुस्लिम लीग जाकर के 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ कि ताकि शामिल हो के हम लोग गड़बड़ करेंगे। अंतिम सरकार में देख लीजिए, नेहरू जो थे ये कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, विदेशी मामला और राष्ट्रमंडल से मामला के सदस्य थे। पटेल ही गृह मंत्री थे और प्रसारण विभाग रियासत संबंधित के। बलदेव सिंह रक्षा विभाग के मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग, भाभा कार्य खानों बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि विभाग, आसफ अली रेल विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, लियाकत अली विद्युत विभाग। अशफाकुल्ला खान पहले मुस्लिम थे जो स्वतंत्रता के दौरान फांसी दिया गया था। ये आपका हो गया कि अंतरिम सरकार जो 1946 में बना था ना, उसके मतलब ये सब मंत्री। अब भारत का विभाजन और स्वतंत्रता देखेंगे हम लोग। भारत का विभाजन स्वतंत्रता में देख लीजिए कि मतलब क्लीमेंट 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा क्लीमेंट एटली किया था। भारत छोड़ देंगे जून 1948 से पहले, 20 फरवरी 1941 को घोषणा किया था। ये सब याद रखिएगा। क्लीमेंट एटली बेवेल के स्थान पर वायसराय माउंटबेटन को बना के भेजा था कि जाइए। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना बनाया था 3 जून 1947 को। इसी को माउंटबेटन योजना कहते हैं। 3 जून 1947 के 3 जून को देखिए माउंटबेटन योजना बोलते हैं। माउंटबेटन योजना में क्या था? तो पंजाब, बंगाल हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक जो जिला है, वहाँ प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए और उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो या नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन तथा 2 संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। फिर आगे देखिए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत असम के सिलहट जिला में जनमत संग्रह द्वारा पता लगाया गया कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। ये सब माउंटबेटन प्लान में था। अब भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता रेडक्लिफ किया था, सिरिल रेडक्लिफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया? तो दिल्ली अधिवेशन का। भारत के विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कृपलानी थे। और कांग्रेस के मत भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिल्ली अधिवेशन में ये स्वीकृत हो गया था, याद रखिएगा। वह राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता जो विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया तो खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत के विभाजन को आज तक स्वीकार नहीं, मतलब उस टाइम तक स्वीकार नहीं किया था, कभी नहीं। माउंटबेटन भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कह के स्वीकार कर दिया कि यह योजना बाल्कनीकरण को निमंत्रित करेगा, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। डिक्की बर्ड प्लान माउंटबेटन बनाया था, इसको इन लोग ने अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को माउंटबेटन की स्वीकृति प्रदान किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या था? तो इसमें था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 भाग में बांट देंगे। प्रत्येक डोमिनियन को एक गवर्नर जनरल होगा, जिसका नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट करेगा। दोनों के गवर्नर जनरल की नियुक्ति। नए संविधान का निर्माण दोनों राज्यों के प्रशासन और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाइए दोनों। अच्छा, भारतीय रजवाड़ा को स्वतंत्र होने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। उन लोगों से पूछ के ऐसा बात ही सब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में था। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी। अंतिम वायसराय भारत के तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये, मतलब जब आज़ाद हो गया स्वतंत्र भारत उस टाइम के भी प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इसके बाद तो फिर राष्ट्रपति हो गया, गवर्नर जनरल खत्म हो गया।
कांग्रेस के किस प्रमुख नेता स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी। ये मतलब स्वतंत्रता दिवस में भाग नहीं लिए थे, कलकत्ता में शायद थे। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के केंद्रीय असेंबली में जन गण मन इकबाल द्वारा रचित केंद्रीय असेंबली में जन गण मन इकबाल रचित किया था, जा रहे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सुब्बा लक्ष्मी गाई थी, MS सुब्बा लक्ष्मी। ये गायन से संबंधित है, यही गाई थी। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? तो प्रथम बार गवर्नर जनरल के द्वारा। राष्ट्रपति उस टाइम नहीं ना था, बाद में ना हम लोग बनाए, गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल तो मोहम्मद अली जिन्ना था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत की आज़ादी के समय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो GV मावलंकर। यही तो देखिए कि गांधी जी की मृत्यु के बारे में 30 जनवरी 1948 को हुआ था, तो नेहरू कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अब विविध देखते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को। महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक किया था। GV मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी किया था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सभी संगत है। मैकाले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोला था कि ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब असंगत है। भारतीय अशांति के जनक कौन है? तो ये लोकमान्य तिलक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट चुना जाने वाला पहला भारतीय नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। सन्यासी विद्रोह 1770 में। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स में हुआ था। गांधी जी दांडी मार्च से प्रेरित होकर के किस नेता को केरल में एक मार्च निकाला था? तो के केलप्पन। यानी गांधी जी दांडी यात्रा किए थे ना, तो इसी केरल में के केलप्पन किया था, और तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी किया था, याद रखिएगा। ये किया था केरल वाला कालीकट से पोयानूर तक के। सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया है, और सर्वोदय समाज का स्थापना तो विनोबा भावे। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या है? तो दिसंबर 1931 से 34 तक के है। सविनय अवज्ञा अंतिम रूप में 34 में बंद हुआ था, 31 से 34। अध्यक्षीय संबोधन के समय कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा और रोमन लिपि लागू करने के लिए कौन कहा था? बोस कहा था। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि, जबकि हम लोग का अभी हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि है। दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1945 में। मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो हैं उनमें जैन धर्म का अनुयायी कौन था? तो हेमचंद्र सूरी था, जैन धर्म का ही चेला था। फिर विंस्टन चर्चिल, तो ये मतलब दूसरा विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यही थे। बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसका समर्थन किया था कौन? अरविंद घोष। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर देंगे? तो महात्मा गांधी। यहाँ देख लीजिए। दूसरा विश्व युद्ध के संबंध में कांग्रेस की क्या रणनीति था? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। विभाजन करो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग दिया था। ऑपरेशन पोलो ये हैदराबाद रियासत से चलाया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार? 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर महान प्रहरी की संज्ञा महात्मा गांधी ने दिया था। ब्रिटिश काल के दौरान अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलिमटी कहा जाता है। तो उड़ीसा के काल, अकाल काल 1866 को। गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा? तो नेहरू के द्वारा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के जीवनीकार कौन है? तो फ्रैंक मॉरिस है, यानी उनके जीवनीकार लिखने वाले फ्रैंक मॉरिस। सही बात याद रखिएगा, नेहरू के मॉरिस। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये रचना किया है महात्मा गांधी। कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार तो पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस के इतिहासकार। मुस्लिम लीग के मतलब राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी किसको कहते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी। भारतीय शासन अधिनियम 1935, तो नेहरू इसको बोला था कि गुलामी का अधिकार पत्र है 1935 वाला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं, कोई किराया नहीं, ये आंदोलन भी चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि कानून को तोड़ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन कानून तोड़ने के लिए था, और चौकीदारी न कर, चौकीदारी टैक्स नहीं देने के लिए था, और कोई किराया नहीं देने के लिए था, ये सब था। और इसमें जो है इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग, महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगार, किसान, व्यापार, सभी मुस्लिम के सभी का समर्थन प्राप्त हुआ था। कानून तोड़े के बाद था तो सब मिल के तोड़ा था, चौकीदारी टैक्स नहीं देता था, ये सब था। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना किया। अब यहाँ से विविध है, देख लेते हैं। इसमें देखिए ब्रिटिश काल में जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे या योजना था उसमें गवर्नर जनरल कौन है सो दिया है, और उसमें प्रावधान क्या क्या किया गया था वो दिया है। तो चलिए देखते हैं। पहले देख लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें वारेन हेस्टिंग्स थे, और इसमें भारत जो है भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण के लिए आया था। पिट्स इंडिया एक्ट तो वारेन हेस्टिंग्स में ये भी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुआ था। चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो में है, कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार समाप्त करने के लिए आया था।
फिर सती प्रथा निषेध कानून 1829 विलियम बेंटिक में है, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए। चार्टर एक्ट 1833 वाला विलियम बेंटिक पे है। बंगाल के अंतिम तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के लिए यह आया था। चार्टर एक्ट 1853 डलहौजी में है। ये कंपनी का एकमात्र मतलब न्यास के रूप में भारत पर नियंत्रण करने के लिए आया था। फिर आगे देखिए, हिंदू विवाह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी में विधवा विवाह को मान्यता देने के लिए आया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 कैनिंग में आया था, परिषद में भारतीयों को समय प्रवेश के लिए। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन में आया था, बाल विवाह जो 12 साल से कम आयु में प्रतिबंध लगाने के लिए। भारत परिषद अधिनियम 1892 लैंसडाउन में आया था, निर्वाचन प्रणाली शुरू करने के लिए। मार्ले मिंटो सुधार मतलब अधिनियम 1909 में लॉर्ड मिंटो में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था के लिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड में आया था, प्रांतों में द्वैध शासन के लिए। साइमन कमीशन 1927 इरविन में आया था, संविधान निर्माण योजना के लिए। शारदा एक्ट 1930 इरविन में आया था, विवाह की आयु न्यूनतम निर्धारण लड़कों के लिए 18 साल और लड़की के लिए 14 साल। भारत सरकार अधिनियम 1935 वेलिंगटन में आया था, प्रांतीय स्वायत्तता के लिए। अगस्त घोषणा 1940 में लिनलिथगो में प्रादेशिक स्वशासन के लिए। क्रिप्स मिशन 1942 में लिनलिथगो काल में संविधान सभा की योजना के लिए। बेवेल योजना 1945 में बेवेल में सभी दल को मिलाकर के परिषद बनाने के लिए। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में लॉर्ड बेवेल में संघ के निर्माण और प्रांतों की स्वायत्तता के लिए। माउंटबेटन योजना 47 में, तो ये माउंटबेटन में आया था भारत विभाजन के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रमुख नारे और कौन दिया था से देखेंगे। जैसे देख लीजिए, ये पहला यहाँ देख लीजिए, कर मत दो, ये पटेल दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। टैक्स नहीं दो, टैक्स करो या मारो भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बोस। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। साइमन कमीशन वापस आओ, लाला लाजपत राय। आराम हराम है, नेहरू। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। अब कुछ व्यक्ति हैं और उनको उपाधि दिया गया था, वो है उपाधि देने वाला कौन था और किसको मिला था से। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था, तो टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया, बोस ने दिया। गुरुदेव की उपाधि टैगोर को किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। सरदार की उपाधि पटेल को किसने दिया, बारदोली की महिलाओं ने दिया। देश रत्न की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। विवेकानंद की उपाधि विवेकानंद को किसने दिया, खेतड़ी ने दिया था, राजा खेतड़ी। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिया। जगत गुरु की उपाधि हरविजय सूरी को अकबर ने दिया था। कंठा भारनी वाणी को तानसेन को उपाधि कौन दिया था, अकबर दिया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को उपाधि किसने दिया था, महात्मा गांधी। अर्धनंगन फकीर महात्मा गांधी को उपाधि किसने दिया था, चर्चिल। आराम हराम है और हु लिव्स इफ इंडिया डाइज और पूर्ण स्वराज, तीनों नारा दिया है नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ मतलब लिखित पुस्तक है, वो देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन के सचिंद्र सान्याल। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज के महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे के रजनीकांत दत्त। नेशन इन मेकिंग के सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के बी.आर. अम्बेडकर। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब के भगवती चरण बोहरा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के महात्मा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के दादा भाई नौरोजी। आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम के मौलाना अबुल कलाम आजाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के दुर्गा दास। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के विजया लक्ष्मी पंडित। इंडिया एंड इंडियन मिशन के अलेक्जेंडर डफ। ये दो नया है, देख लीजिएगा कि मतलब द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के विजय लक्ष्मी पंडित है और इंडिया एंड इंडियन मिशन के अलेक्जेंडर डफ है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जानते हैं, ये करजन टू नेहरू दुर्गादास है। अब यहाँ देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुरस्कार बी.डी. सावरकर। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। गीतांजलि, गोरा, क्रिंसेट मून, पोस्ट ऑफिस, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेशनल वॉइस के राधा कृष्णन। गैदरिंग स्टॉर्म के लैपियर और कॉलिंस ने लिखा था। नेशंस वॉइस के राधा कृष्णन। ऐसे जॉन गीता के अरविंद घोष। नील दर्पण के दीनबंधु मित्र। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर के नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। हैंड्स फॉर सेल्फ कल्चर के लाला हरदयाल। इंडियन फिलोसफी के राधा कृष्णन। इंडिया अनरेस्ट के वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया ए नेशन के एनी बेसेंट। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के आर.सी. दत्त। इंडियन रेनेसा के लेखक हैं C.F. एंड्रयूज। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। इंडियन डायरी के मॉन्टेग्यू हैं, येस मॉन्टेग्यू। और द कमेंट्रीज ऑफ द कुरान ऑन द कुरान के सर सैयद अहमद खान है। यार हमें 2-3 को याद रखिएगा, जैसे द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के भीमराव अम्बेडकर, फिर उसके बाद में कमेंट्री ऑफ द कुरान के सर सैयद अहमद खान। इंडियन डायरी के मॉन्टेग्यू। द बंच ऑफ लेटर्स ओल्ड लेटर्स, ये भी याद रखिएगा, नेहरू का है। अब आगे चलिए चलते हैं, तो इसमें देख लीजिए
कि युद्ध है और वर्ष है और संधि है। कौन सा युद्ध हुआ था? जैसे पहला कर्नाटक युद्ध हुआ तो ये 1746 से 48 में, तो 48 में संधि हो जाएगा। ये लास्ट वाला में संधि होता है, तो एला सापला की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध 59 से 54 में, तो पांडिचेरी की संधि 54 में, 55 भी देता है कहीं कहीं। तीसरा कर्नाटक युद्ध 58 से 63 में, तो इसमें पेरिस की संधि 63 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 में, तो 69 में मद्रास की संधि हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82 में, तो 82 में सालाबाई की संधि हो जाएगा। एक बीचों में आव होते रहता था, जैसे पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, फिर खत्म हो गया था 1782 सालाबाई से। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, 13 में 84 में मंगलौर की संधि। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, तो 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में, देवगांव और सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, और राजापुर के घाट की संधि 1805 में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में, तो सुगौली की संधि 1816 में। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 में, तो पूना की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में, तो 26 में यानडूब की संधि। पहला आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46 में, तो लाहौर की संधि या भैरावल की संधि 1846 में हुआ था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है? तो 1839 से 42 में, ऑकलैंड, तथा दूसरा अफगान युद्ध हुआ था लिटन के काल में 78 से 80 में। यानी पहला अफगान युद्ध पूछे तो 1839 से 42, दूसरा अफगान युद्ध पूछे तो 1878 से 80। पहला अफगान युद्ध हुआ था ऑकलैंड में और दूसरा अफगान युद्ध हुआ है लिटन में। वो तो कार्यकाल से आप धर लीजिएगा, लेकिन इसे भी याद रखिएगा। अब देखेंगे बंगाल के और भारत के गवर्नर, और फिर गवर्नर जनरल, तब वायसराय। सबसे पहले तो बंगाल के गवर्नर था खाली, इसमें देख लीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था 1757 से 60 रहा था, और फिर दैनिक चुनाव रहा था 65 से 67 में। तो एकर में हुआ था रॉबर्ट क्लाइव में प्लासी के युद्ध। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किया था। इलाहाबाद के पहला दूसरा संधि एकरे में हुआ था रॉबर्ट क्लाइव में। अब 60 से 64 तक के रहा था वेंसीटार्ट, तो ये बक्सर के युद्ध हित किया था। यहाँ जो गैपिंग हुआ है ना 60 से 64, तो फिर 65 में यही बन गया था रॉबर्ट क्लाइव। तो 60 से 64 में वेंसीटार्ट था, एकर में बक्सर के युद्ध हुआ है। अच्छा, 65 से 67 जब रॉबर्ट क्लाइव फिर रहा, तो फिर उसके बाद में आ गया कौन? वेरे लास्ट 67 से 69। तो ये द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर ये था। फिर जॉन कार्टियर, ये 69 से 72, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जॉन कार्टियर में हुआ था। फिर वारेन हेस्टिंग्स, तो ये 1772 से 74, ये बंगाल में अंतिम गवर्नर है। और फिर बंगाल का द्वैत शासन को ख़त्म किया और प्रथम मदरसा की स्थापना किया। बंगाल का अंतिम गवर्नर इसलिए कहते हैं काहे कि अभी तक बंगाल के केवल गवर्नर होता था, अब हो जाएगा बंगाल के गवर्नर जनरल, जो 1773 के अधिनियम आया था ना एक्ट, उसमें हो गया था। तो अब बंगाल के हम लोग गवर्नर जनरल देखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 तक के कार्यकाल है। बंगाल के पहला गवर्नर जनरल रेलवे एक्ट के तहत आया था। फिर पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध एकरे काल में वारेन हेस्टिंग्स में। इजारेदारी प्रथा की भी शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स में। फिर देखिए कॉर्नवालिस के कार्यकाल 1786 से 93, 1805 में शुरू हुआ था, लेकिन इसका फिर मौत हो गया इसीलिए। तो इसका कार्यकाल याद रखिएगा 86 से 93। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस में, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस में। और हाँ चलिए यही है, हम सोच रहे थे उधर कटा हुआ का। फिर सर जॉन शोर, ये 1793 से 98 है। चार्टर एक्ट अधिनियम 1793 वाला, हस्तक्षेप की नीति भी इसी में। वेलेजली 98 से 5 है, सहायक संधि की नीति अपनाया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वेलेजली में। फिर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध वेलेजली में 1799 पर प्रेस सेंसरशिप लगाया था वेलेजली। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज भी वेलेजली। सर जॉर्ज बार्लो, ये 1805 से 7 में रियासत में हस्तक्षेप नीति का समर्थन किया था जॉर्ज बार्लो। मिंटो प्रथम, इस 7 से 13 कार्यकाल है। अमृतसर के संधि इसके में हुआ है 1809 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो ये 1813 से 23 कार्यकाल है। ये आंग्ल नेपाल युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी, महालवाड़ी व्यवस्था भी, ये सब लॉर्ड हेस्टिंग्स में हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट, ये 1823 से 28 कार्यकाल है। इरा में पहला आंग्ल बर्मा युद्ध इसी में हुआ है। बर्मा युद्ध पहला म्यांमार से, और बैरकपुर छावनी में विद्रोह भी हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट में। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, 28 से 33 से सती प्रथा और ठगी प्रथा पर रोक लगाया। अब जो है, अब बंगाल के गवर्नर जनरल यहाँ तक था, अब हो जाएगा भारत के गवर्नर जनरल, जो 1833 के एक्ट में आया था। तो इसके तहत अब देख लीजिए, तो विलियम बेंटिक ही इसका मतलब भारत का गवर्नर जनरल पहला बना, और 33 से 35 कार्यकाल है। इसका पूरा कार्यकाल कहेगा तो 28 से 35 है, लेकिन गवर्नर जनरल वाला कहेगा तो 33 से 35। ये चार्टर एक्ट 1833 आया था और विधि आयोग का गठन हुआ है बेंटिक में। मैटकॉफ, तो 35 से 36 कार्यकाल है। प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है।
ऑकलैंड तो 36 से 42 कार्यकाल है, पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था ऑकलैंड में। एलन बरो तो 1842 से 44 से दास प्रथा का अंत किया और प्रथम अफगान युद्ध खत्म हुआ था, शुरू हुआ था ऑकलैंड में अफगान युद्ध, खत्म हुआ इसमें एलन बरो में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम तो 44 से 48 से पहला आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग प्रथम में, और लाहौर संधि भी एकरे में। डलहौजी एकर कार्यकाल 48 से 56 है, रम दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ है, और चार्ल्स वुड का शिक्षा नीति भी आया था, और व्यक्तिगत सिद्धांत और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सब डलहौजी में है। फिर लॉर्ड कैनिंग तो एकर कार्यकाल 56-57 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है 1857 के विद्रोह कैनिंग में। अंतिम गवर्नर जनरल इसलिए कहा कि अब गवर्नर जनरल से नाम बदल करके अब वाइसराय हो जाएगा, इसलिए। फिर एगो ये क्वेश्चन देख लीजिए कि रॉबर्ट क्लाइव मुंगेर बिहार में जो पड़ता है, इलाहाबाद यूपी और बांकीपुर जो बंगाल में है, यहाँ मतलब बंगाल नहीं अब तो बिहार में है बांकीपुर, तो इस सब में सेना के लिए 3 केंद्र की स्थापना किया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। मुंगेर, इलाहाबाद और बांकीपुर में रॉबर्ट क्लाइव किया था 3 को केंद्र। अब वायसराय हम लोग शुरू कर रहे थे तो कैनिंग बना था, तो कैनिंग 1858 का अधिनियम आया था, 1858 वाला ओकरे तहत बना है। तो भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में पहली बार आय कर लगाया गया था किसके काल में? तो कैनिंग के काल में। 1858 से 62 इसका कार्यकाल है। फिर लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ये 62 से 63 है, ये बहावी आंदोलन का दमन किया है एल्गिन प्रथम। लॉर्ड जॉन लॉरेंस का कार्यकाल है 64 से 69, प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ था इसमें। मेयो का कार्यकाल 1869 से 72, ये आर्थिक विकेंद्रीकरण नीति का शुरुआत किया था, भारत में प्रथम जनगणना करवाया है, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन करवाया था मेयो। फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक तो ये 72 से 76 कार्यकाल है, कुका विद्रोह का दमन किया था ये। लॉर्ड लिट्टन ये 1876 से 80 कार्यकाल है, दूसरा अकाल आयोग एकरे में हुआ था लिट्टन में, और प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था लिट्टन में। 1877 में वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी लाया था, दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध भी लिट्टन में आया था। फिर देखिए ये जो वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिट्टन लाया था तो रिपन फिर वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया, इसका कार्यकाल है 1880 से 84। हंटर आयोग गठन हुआ था रिपन में, भारत में नियमित जनगणना शुरू हुआ था रिपन में, नियमित जनगणना कहेगा तो रिपन होगा। लॉर्ड डफरिन तो 1884 से 88 कार्यकाल है, एकर में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हुआ था, जो मतलब 1885 में फिर भारत में विलय हो गया बर्मा का, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी डफरिन में हुआ है। लेंसडाउन के कार्यकाल 88 से 94 है, ये डूरंड आयोग का गठन किया था। फिर एल्गिन द्वितीय ये 1894 से 98 है, यह अकाल आयोग की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन हुआ था एल्गिन द्वितीय में। लॉर्ड कर्जन तो ये 1899 से 1905 है, ये तीसरा अकाल आयोग कहेगा तो कर्जन में, दूसरा लिट्टन में, बंगाल विभाजन भी कर्जन में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 है, ये इसमें हुआ था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय में भारत परिषद अधिनियम 1909 आया है, पार्लियामेंटो सुधार जिसको बोलते हैं, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एकरे में था। और दूसरा दिल्ली दरबार जो 1903 में हुआ था वो हुआ था मिंटो द्वितीय में, तथा कांग्रेस का विभाजन भी हुआ है मिंटो द्वितीय में। ऐसे दूसरा दिल्ली दरबार कभी कभी कर्जन देता है, कभी ही देता है, 1903 में हुआ था, इसका मतलब कर्जन होना चाहिए था दूसरा दिल्ली दरबार। अब ये देख लीजिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल है 10 से 16, इसमें तीसरा दिल्ली दरबार हुआ है, बंगाल विभाजन रद्द हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चैम्सफोर्ड 16 से 21 है इसका कार्यकाल, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, भारत शासन अधिनियम 1919, मार्टिंग्यू चैम्सफोर्ड सुधार रॉलेट एक्ट, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतों में द्वैत शासन और सहयोग आंदोलन की शुरुआत, ये सब चैम्सफोर्ड में हुआ है। लॉर्ड रीडिंग 21 से 26, ये चौरी चौरा घटना हुआ था लॉर्ड रीडिंग में। 1922 वाला काकोरी डकैती हुआ है रीडिंग में, 25 में जो हुआ था, और स्वराज पार्टी की स्थापना भी रीडिंग में। अब लॉर्ड इरविन एकर कार्यकाल है 26 से 31, साइमन कमीशन आया था इरविन में, पूर्ण स्वराज पारित हुआ था इरविन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ इरविन में, पहला गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, ये सब इरविन में। अब लॉर्ड वेलिंगटन देख लीजिए 1931 से 36 कार्यकाल है, वेलिंगटन में दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है, सांप्रदायिक पंचायत, अखिल भारतीय किसान सभा के गठन हुआ है 1936 में इसी में। लॉर्ड लिनथिथगो तो 36 से 44 कार्यकाल है। पृथक निर्वाचन यानी पृथक निर्वाचन नहीं, पृथक पाकिस्तान की मांग हुआ था लिनथिथगो में। क्रिप्स मिशन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। फिर बेबल में 44 से 47 कार्यकाल है, तो बेबल योजना, शिमला सम्मेलन, भारत को आज़ाद करने के लिए घोषणा, ये भी बेबल में हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन तो 47 से जून 1948 तक रहे थे, ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी है, आज़ाद भारत के कह रहा है। अच्छा, अब सी राजगोपालाचारी, इसका कार्यकाल 48 से 50 है, इस स्वतंत्र भारत के प्रथम लेकिन अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का है कि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म करेंगे, इसीलिए सी राजगोपालाचारी।
चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके साथ ख़त्म हुआ ये पूरा आपका, ये लास्ट पेज था। पूरा मॉडर्न इतिहास आपका कंप्लीट हो गया। एक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, लूसेंट का भी मिलेगा और सभी बुक का मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रेस बेल को ऑन कर लीजिएगा कि ताकि आगे नोटिफिकेशन डालें तो आप तक सूचना चल जाए। ठीक है, धन्यवाद।